प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नीट जेआरएफ सेट की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास स्पेशली यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है ना। तो अभी फ्रेंड्स हैरान मत होना, ये टाइम देख करके, ठीक है, ये टाइम देख करके हैरान मत होना। ये जो टाइम यहाँ चल रहा है, मेरे ग्रुप में जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, सबको पता होता है मेरा टाइम जागने का, है ना। तो सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और चलिए प्रश्नोत्तरी करते हैं। और जो नए हैं, जिनको पता नहीं है कि ये मॉक टेस्ट चल रहा है, लाइव ना लेकर के रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही हैं, है ना, तो आप पेन कॉपी रखे रहें। आपको कोशिश करना है कि 20 में से आज सभी को 19 या 18 करना ही करना है, ठीक है। बड़े ही कंसेप्टेबल प्रश्न हैं, सभी आपके पुस्तकों से लिए गए। जो पुस्तकें आपके आपके पास हैं, उन्हीं पुस्तकों से ये तथ्य लिए गए हैं। ज्यादा घुमाव फिराव करने की मेरी आदत नहीं है प्रश्नों के साथ, है ना। तो चलिए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है, वो ग्रुप में ऐड होके अपनी दिनचर्या चाहे तो बदल सकती हैं, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूंगी, साहित्य आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको जिंदगी जीना सिखाती है। सोना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना। कोई 6-7 घंटे की नींद या 6 घंटे की, 5 घंटे की भी लेता है तो भी चलेगा, है ना। लोग कहते हैं कि 8 घंटे सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कहते हैं, भाई पता नहीं कौन कौन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। यदि आपका लक्ष्य सामने हो तो पहले आप उस पर फोकस करो, उसको जीतने की कोशिश करो, वो मिल जाएगा तो बाद में सोना जागना होता रहेगा। चलते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस रचना से माना जाता है? नेमिनाथ चौपाई से, परमाल रासों से, दब्ब साहब प्रयास से, या फिर चंदनमाला रास से। सबने, मैंने कहा है पहले ही कि मेरी वीडियो पर यदि आप पाते हैं तो पेन कॉपी रखें, और साथ में मेरे आंसर ना बोले से पहले वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर चूज करें, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है। नेमिनाथ चौपाई से, है ना। बात चौपाई छंद की हो रही है, 12 मासा की वर्णन की हो रही है। तो बहुत से मित्र हैं परमाल रासो भी कह सकते थे, जगनीकृत, है ना, वो फ्रेंड्स उसको मत लेना। आल्हा खंड है ना, वो आला खंड है, तो उस पर मत चले जाना। यहाँ पर हमारा नेमनाथ चौपाई है, और ये विनय चंद सूरी द्वारा रचित है, ठीक है। देख लेना, आपके पुस्तकों में है ये तथ्य। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से देवसेन की रचना नहीं है, कौन सी है नहीं है? तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप चूज करिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ई नंबर, योग सार जो है वो देवसेन कृत नहीं है ना। योग चंद्र का है ये, प्रसिद्ध दोहाकार माने जाते हैं योगचंद्र, ये भी आपकी पुस्तकों से लिए गए तथ्य हैं। आपको डरना नहीं है कि मैम प्रश्न कहाँ से बना रही हैं, बस जो पुस्तकें आपके पास हैं उनको बड़े ध्यान से आप अध्ययन कर लें, तो ये प्रश्न कोई कठिन नहीं है। और एग्जाम में बता दूं, उन्हीं उन्हीं पुस्तकों से पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्याल, आचार्य शुक्ल, विनोबा भावे, या फिर नामवर सिंह। उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर चूज कर ही लिया है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है, राहुल सांकृत्याल। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि स्थायी भाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गामक संबंध, और संचारी भाव के साथ पोष्य पोषक संबंध, पोस्त पोषक संबंध किस आचार्य ने माना है? लोलट ने, शंकुक ने, नायक ने, या फिर गुप्त ने, है ना। तो यहाँ पर सबने अपना आंसर चूज कर ही लिया है। अब मैं बताती हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है, ठीक है, ए नंबर करेक्ट है, भट्ट लोलट। और इन्होंने ही तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग भी किया है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है कि कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता है, तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है, यह कथन किसका है ना। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट, या आयरचट का, है ना। कथनानुसार प्रश्न बनते हैं और बने भी हैं। पीवाईक्यू आप जब एनालिसिस करेंगे तो कथनानुसार प्रश्न बने हैं, इकाई 3 सी, है ना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र हो। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है, प्लेटो। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं इजी आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि कंसेप्टेबल आते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि इलियट ने कला को निकट से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया। अगला आता है कि कॉलरिज ने कल्पना को न सिर्फ काव्य के लिए बल्कि आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। फिर आता है कि मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है, मूल्यवान क्रिया होना चाहिए था, माफ कीजिएगा। सभी सत्य कथन है। तो देखो यहाँ बता दूं जो करेक्ट आंसर है,
6 नंबर का ए करेक्ट है कि इलियट ने कला को दूर से देखे जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है, ना कि निकट से, है ना। ये निकट जो है ना, यही असत्य कथन को व्यक्त कर रहा है। इलियट ने कला को दूर से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ यदि निकट हो जाता, दूर हो जाता तो ये भी सत्य हो जाता, तो यही हमारा असत्य कथन है। ए नंबर हमारा जो है वो असत्य कथन है। आगे फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का हमें यहाँ चयन करना है कि दलित विमर्श पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों को खतरनाक नहीं मानता। दलित चिंतक मार्क्सवादी विचारधारा से सहमत है। दलित विमर्श स्त्री विमर्श को अपने साथ रखकर देखने की पैरवी नहीं करता। या सभी कथन सत्य हैं। आपको सत्य का चयन करना है, ठीक है, कि सभी सत्य हैं कि कोई एक सत्य है। तो 7 का मैं बता दूं फ्रेंड्स, 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर हमारा करेक्ट है कि दलित चिंतक मार्क्सवादी विचारधारा से सहमत हैं। ये गलत है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा से दलित चिंतक सहमत नहीं है। वो नहीं सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि मार्क्सवादी जो है वो दलित को कैसा मानते हैं, मूलतः आर्थिक समस्या मानते हैं, और वे इन्हें श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं। कौन? मार्क्सवादी, है ना। इसलिए ये दलित चिंतक जो है मार्क्सवादी विचारधारा से सहमत है। ये बात यहाँ पर सत्य है ना। ये जो यहाँ पर सत्य है, हमें सत्य का चयन करना था, जबकि यहाँ पर होना चाहिए यदि सत्य नहीं होता, है ना, तो ये हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये दलित चिंतक मार्क्सवादी धारा से सहमत नहीं है, ये वाला होता तो सही बढ़ता, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। माफ करना, यहाँ पर हमें असत्य कथन का चयन करना था, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न जो है वो असत्य कथन का हमें चयन करना था, हमने सत्य टाइप कर दिया था, है ना। हम तो हमारा यहाँ पर बी नंबर ही करेक्ट है कि दलित चिंतक मार्क्सवादी विचारधारा से सहमत हैं। यही हमारा असत्य है, ठीक है, यही हमारा असत्य है। बाकी है ना, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लेना फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके देख लेना। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर ही है ना। कुछ टाइप मिस्टेक हुआ था जिसको मैंने सुधार कर दिया है, वीडियो पॉज करके देख लेना। ये प्रश्न लाने का मेरा एक ही मोटिव है कि आप जब भी आप अध्ययन करें तो इकाई 4 को आप इतना इग्नोर ना करें, क्योंकि जो टॉपिक अभी नए लगे हैं वहां से प्रश्न बनते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर हमारा आता है कि ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? तो सबने अपना आंसर चूज कर ही लिया है। करेक्ट आंसर ए नंबर है, व्यंग्यार्थ कौमुदी। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल ने मतिराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ए नंबर, बेनी प्रवीण। फिर हमारा प्रश्न आता है कि राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर सबको बताना है, ठीक है। 10 नंबर का सभी को आंसर बताना है कि राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है कि इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर करेक्ट है, सेनापति, है ना। मैंने पहले कहा है कि फास्ट प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे वीडियो आए मेरे आंसर ना बोलने से पहले आप चूज कर लेना अपना आंसर। यहाँ बिहारी सत्तई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, और कई बार एग्जाम में टीजीटी पीजीटी नेट के एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, तो इसका भी उत्तर सबको देना है, ठीक है। 12 नंबर का सामान्य प्रश्न है, सबको उत्तर देना है। प्रश्न आता है कि राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर है, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला फिर हमारा प्रश्न आता है कि उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? नाम बताना है हमें। तो करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर करेक्ट है, द्विवेदी जी। फिर अगला एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है? ठीक है, जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ें, सभी लेखकों का या विद्वानों आचार्यों का, तो कुछ उनके मतलब जो मोटी मोटी बातें हैं उनको भी आप याद रखें, है ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे तथ्य पूछ लिए जा रहे हैं, कुछ डीप प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, इस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर है। ये भी याद रखिएगा कि मिश्र बंधु विनोद के जो प्रथम 3 भाग हैं वो कब प्रकाशित हुए हैं, और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? ठीक है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, सबको इसका जवाब देना है ना। सबको इसका जवाब देना है कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि कौन स्वीकार करते हैं। आगे फिर प्रश्न आता है कि कामायनी के श्रद्धा की हमें विशेषता बताना है कि कौन सी नहीं है। नारी की आंतरिक गुणों का वर्णन, फिर है प्रवृत्ति मार्ग को संदेश,
इस सर्ग में देवासुर संग्राम का वर्णन है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से विश्व के मंगल की कामना की है। तो यहाँ पर बता दूं जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी नंबर है, क्योंकि देवासुर जो सुर संग्राम का वर्णन है वो इड़ा सर्ग में आता है ना कि श्रद्धा सर्ग में। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार और उनकी आंचलिक रचनाओं में हमें असंगत बताना है। रांगे राघव कब तक पुकारूं, राम दरस मिश्र पानी के प्राचीर, अमृतलाल नागर रथ के पहिए, या फिर उदय शंकर भट्ट शेष अशेष लोक परलोक, है ना, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, आंचलिक उपन्यास हैं ये सब। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, सी नंबर हमारा करेक्ट है, अमृतलाल नागर रथ के पहिए। ये हमारा कैसा है, असंगत है ना, क्योंकि देवेंद्र सत्यार्थी का है रथ के पहिए, है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, यह कथन किसका किससे है। ठीक है, ये जो हमारे कुछ संवाद हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संवाद आपकी पुस्तकों में है, या फिर आप PYQ से संवाद ले सकते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संवाद ले सकते हैं। यदि इतना भी आप पढ़ते हैं तो भी बहुत कुछ आपकी तैयारी हो सकती है संवाद को लेकर के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है कि बाण भट्ट का भट्टवी से, बाण भट्ट का निपुणिका से, बाण भट्ट का महामाया से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है ए नंबर हमारा करेक्ट है, बाण भट्ट का भट्टनी से यह कथन है कि स्यारों के स्पर्श से किशोरी कलुषित नहीं होती। आगे फिर देख लेते हैं, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। टॉप 20 क्वेश्चन हमने लिए थे, और यदि इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप देखते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो टाइप है ना प्रश्न के, कुछ इस तरह के टाइप ही एग्जाम में बन रहे हैं। प्रश्न आता है कि कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगी। परिंदे कहानी में यह कथन किसका किससे है ना। वहां हो सकता है ऐसा ना बने, प्रश्न डायरेक्ट पूछते कथन किसका है, लेकिन मैंने ज्यादा इजी कर दिया कि किसका किससे आपको बताना है। डॉक्टर मुखर्जी का ह्यूबर्ट से, डॉक्टर मुखर्जी का लतिका से, मिस वुड का डॉक्टर मुखर्जी से, या फिर लतिका का विद्यार्थी सुधा से। तो सबने अपना आंसर चूज कर लिया। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है सी नंबर करेक्ट है, मिस वुड का डॉक्टर मुखर्जी से यह कथन है। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दोहराव के तौर पर इसका PDF मिलेगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।